ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस केस में क्या होगा, आपको आरसीएम के बेस पे यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी रहेगा, ध्यान देंगे आप लोग। जीएसटी इज पेबल, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। इस केस में अगर हम बात करें तो पीएस इंटरप्राइज के लिए ये हो गया परचेस का बिल, इसे बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। अब देखिए बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, जैसे कि आप किसी अदर कंट्री से कुछ गुड्स को इंपोर्ट करके अपने कंट्री में लाते हैं। हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, आप कभी भी किसी ऑफिस में जब जॉब करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको ढेर सारे इन्वॉइसेस देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये इन्वॉइस कौन सा है, ये इन्वॉइस कब काम में आता है, क्यों काम में आता है, आखिर इसको क्यों बनाया गया है और ये है क्या। यानी बहुत सारे मन में सवाल होते हैं इन्वॉइसेस को लेकर के। तो आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल में जो है बताने वाला हूँ सारे इन्वॉइसेस के बारे में। ओवरऑल इंडिया में जितने भी इन्वॉइसेस बनते हैं सबके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इनफैक्ट जो आउट ऑफ कंट्री से इन्वॉइस आते हैं हमारे पास, वो सब के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाला है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ पर्सनल ट्रेनिंग लेना तो इस दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको पर्सनल ट्रेनिंग देंगे। और ध्यान रहे, इसके लिए आपको कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, ये बिल्कुल फ्री नहीं है, ध्यान रखें। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये टाइप्स ऑफ इन्वॉइसेस में जितने भी टाइप के इन्वॉइस होते हैं, जैसे कि परचेज गुड्स, परचेज सर्विस, परचेज इंपोर्ट, जो कि आप लोग यहाँ पे लिस्ट पे देख पा रहे होंगे, तो ये सभी का फिजिकल कॉपी हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके सारे बिल्स को देखते हैं और समझने का प्रयास भी करेंगे। देखिए किसी भी बिल को आप लोग जब देखेंगे तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। देखिए सबसे पहला चीज़ यहाँ पे क्या होगा, आपका कोई एक पार्टी रहेगा एंड सेकेंड यहाँ दूसरा पार्टी रहेगा। आपको ध्यान यहाँ पे ये देना, देखिए यहाँ पे अगर रहेगा बिल टू, बिल टू का मतलब होता है वो कस्टमर है। ठीक है, उसके बाद फिर सप्लायर कौन है, तो यहाँ पर जो एक बच गया ना वो हो जाएगा सप्लायर। यानी कि इस बिल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये पीएस इंटरप्राइजेज जो है सप्लायर है। ठीक है, और जो रितिका फर्नीचर वो कौन है, वो कस्टमर हो गया। किसके लिए, तो ये पीएस इंटरप्राइज का कस्टमर हो गया रितिका फर्नीचर, और रितिका फर्नीचर का सप्लायर कौन हो गया, पीएस इंटरप्राइजेस। क्लियर है। अब देखिए एक ही बिल जो है सेल बिल भी हो सकता है, परचेज बिल भी हो सकता है, बट आप देखते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूरी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम देखते हैं पीएस इंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग तो उसके लिए ये सेल बिल हो गया, राइट। वैसे अगर हम देखते हैं रितिका फर्नीचर के अकॉर्डिंग तो यानी कि उसके लिए क्या हो गया, परचेज बिल हो गया। क्लियर है, तो यानी कि एक ही बिल सेल बिल परचेज बिल दोनों हो सकता है, बट आप देखते हैं किसके तरफ से वो जरूरी होता है समझने के लिए। क्लियर है, तो आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पे इतना। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज है शिप टू। शिप टू का मतलब होता है सामान किसके पास जा रहा है। जैसे कि हमने देखिए पीएस इंटरप्राइज ने बिल इशू किया, सेल बिल, ठीक है। अब बिल किसके नाम से हुआ है, बिल हुआ रितिका फर्नीचर के नाम से, राइट। अब देखिए यहाँ पे शिप टू मतलब सामान आखिर गया कहाँ, तो सामान चला गया रितिका फर्नीचर के पास ही, यानी कि बिल टू भी रितिका के पास है एंड शिप टू भी रितिका के पास ही हुआ। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें शिप टू में दूसरा कोई रहेगा तो क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपल समझ गए, जिसने जैसे कि पीएस ने सेल किया, किसको सेल किया, रितिका को, और सामान भी रितिका को ही मिल गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। देखिए अब देखिए ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए पीएस एंटरप्राइज ने सेल किया, ओके। बिल टू में कौन है, रितिका, यानी कि रितिका के नाम से बिल हुआ है। बट ध्यान देंगे शिप टू, शिप टू में क्या कोई और है, मतलब थर्ड पर्सन आ गया। ठीक है, अब ये शिप टू कौन होता है, देखिए शिप टू होता है जो हमारा बायर है, जैसे कि रितिका फर्नीचर, तो रितिका फर्नीचर का ये कस्टमर होता है। जो रोशन महतो है ना, ये इसका कस्टमर हो गया। यानी कि पीएस एंटरप्राइज ने क्या किया, सेल का बिल इशू किया किसके नाम से, रितिका के नाम से। बट रितिका ने जो है पीएस एंटरप्राइज को बोल दिया है कि एक काम करिए, बिल तो मेरे नाम से करिए बट सामान एक काम करिए इस कस्टमर तक पहुंचा दीजिए। अब तो ये होता है बिल टू शिप टू का केस, जहां पर ये तीन पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए पीएस एंटरप्राइज पैसा किससे लेगा, तो ये पैसा लेगा रितिका से, और रितिका पैसा लेगा इस कस्टमर से। यानी कि पीएस का काम इतना ही हो गया कि इस सामान को जो है इसके तक पहुंचाना है, रोशन महतो तक, बस। इस बिल का मतलब यही हो गया, और पैसे लेना है रितिका से। क्लियर है, ये होता है बिल टू शिप टू का केस। ये भी आपको बिल में देख के अच्छे से समझ जाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे। देखिए अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे, ये है हमारा परफॉर्मा इनवॉइस।
अब परफॉर्मेंस इन्वेस्ट क्या होता है, जैसे कि देखिए बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि वो लोग मांगते हैं परफॉर्मेंस इन्वेस्ट। जैसे कि हमारा कोई न्यू कस्टमर है, ठीक है, अब वो कस्टमर हमसे कुछ सामान लेना चाहता है, तो वो बोलेगा एक काम करिए आप मुझे परफॉर्मेंस इन्वेस्ट भेजाइए। यहाँ पर क्या रहेगा, एक आइटम का डिटेल देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, उस आइटम का डिटेल रहेगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि आखिर आइटम क्या है, उसका जो एसएसएन कोड, जीएसटी रेट उसमें कितना है, क्वांटिटी कितना है, उसमें कितना रेट आप लोग चार्ज कर रहे हैं, प्लस इंक्लूडिंग जीएसटी टोटल कितना अमाउंट आ रहा है, तो वो सब वहाँ पर मेंशन होता है। तो वो लोग अगर सेटिस्फाई रहेंगे अगर आपके रेट से, जो कि आपका आइटम का रेट रहेगा, तो वो लोग बोलेंगे ठीक है इसका आप सेल बिल इशू करके हमें भेज दीजिए। क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस इन्वेस्ट जो है फाइनल बिल नहीं होता है, एक तरह से टेम्पररी होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो लोग बोलेंगे नहीं थोड़ा रेट को कम करिए, आपने रेट ज़्यादा लगाया हुआ है, तो उसके उसमें आप लोग नेगोशिएट करके, जो आपका कस्टमर और आपके बीच में नेगोशिएट करके आप लोग रेट को कम ज़्यादा करने के बाद अगर डील फाइनल होता है, तो फिर इसके बाद जो है आपको बनाना होता है सेल इनवॉइस, जो कि फाइनल होता है। ओके, तो परफॉर्मेंस जो होता है फाइनल नहीं होता है, बस ये टेम्पररी होता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे वही सेम चीज़ रहेगा, देखिए बिल टू शिप टू जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना, वही सेम चीज़ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा हल्का जूम आउट करेंगे। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे है क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट का मतलब ये होता है जैसे कि हमने किसी को सेल किया था और उसने हमें सामान वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, इसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। इस केस में हमें इशू करना होता है क्रेडिट नोट। अब देखिए यहाँ पे पीएस एंटरप्राइज ने जो है रितिका को सेल किया था, तो रितिका ने जो है सामान वापस कर दिया पीएस एंटरप्राइज को, तो पीएस एंटरप्राइज ने क्या किया, क्रेडिट नोट इशू कर दिया हुआ है, देख सकते हैं, यानी कि सेल्स रिटर्न। और देखिए यहाँ पे क्या गुड्स रिटर्न आया हुआ है, उसका डिटेल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी यहाँ पे आपको देखने को टोटल मिल जाएगा। तो ये होता है एक तरह से डिस्क्रिप्शन हो गया, ये सब आइटम जो है आपके पास रिटर्न आया हुआ है आपके कस्टमर से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डेबिट नोट। अब देखिए डेबिट नोट क्या होता है, इसे बोलते हैं परचेस रिटर्न, यानी कि अब देखिए यहाँ पे पीएस एंटरप्राइज ने कहीं और से परचेस किया था, ठीक है, और परचेस करने के बाद क्या किया, पीएस एंटरप्राइज ने उसको वापस कर दिया। यानी कि देखिए यहाँ पे जैसे कि सपोज करिए कि हमने परचेस किया था रितिका इंडस्ट्रीज से, ठीक है, और हमने क्या किया, रितिका को फिर से वापस कर दिया सामान, तो इसे बोलते हैं डेबिट नोट। तो डेबिट नोट का भी सिंपल मतलब समझिए परचेस रिटर्न, यानी कि हमने किसी से परचेस किया और हमने उसको वापस रिटर्न कर दिया, तो हम लोग इशू करेंगे डेबिट नोट, जहाँ पर क्या होगा, आइटम का डिटेल यहाँ पर देख सकते रहेगा इस तरीके से। और देखिए जिस रेट से आपने परचेस किया था उसी रेट से आपको इसको वापस भी करना होता है, तो यह भी आपको ध्यान देना है। और ये क्रेडिट नोट के केस में भी होता है और डेबिट नोट के केस में भी होता है। ओके, रेट हमेशा सेम रहेगा, जो जब जिस टाइम आपने परचेस किया था उसी रेट के अकॉर्डिंग आपको डेबिट नोट भी इशू करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए परचेज ऑर्डर। अब देखिए परचेज ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि सपोज हमें कुछ गुड्स चाहिए, ठीक है, तो हम अपने सप्लायर को ऑर्डर देंगे और ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है बिल फ्रॉम, यानी कि बिल फ्रॉम का मतलब होता है हमारा सप्लायर, तो रितिका कौन है, हमारा सप्लायर हो गया, ठीक है। तो यानी कि देखिए यहाँ पे पीएस ट्रेडर ने रितिका इंडस्ट्रीज को ऑर्डर दिया हुआ है कि हमें ये आइटम चाहिए, ये डेट तक चाहिए, इतना क्वांटिटी चाहिए, जो कि रेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या करेगा, जो रितिका इंडस्ट्री है ये सेल ऑर्डर इशू करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने परचेज ऑर्डर इशू किया हुआ है, तो उसके बदले में जो हमारा सप्लायर है वो हमें इशू करेगा सेल्स ऑर्डर, कि ये रहा आपका सेल्स ऑर्डर, इसके अकॉर्डिंग आपको सेल किया जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको आगे, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे है सेल्स ऑर्डर। अब देखिए सेल्स ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि हमने इसको परचेज ऑर्डर दिया, उसके अगेंस्ट में वो हमें देगा सेल्स ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हमें देखिए ऑर्डर रिसीव हुआ था रोशन फर्नीचर से, यानी कि रोशन फर्नीचर ने हमें दिया था परचेस ऑर्डर, तो हमने देखिए क्या किया है, रोशन फर्नीचर को दिया है सेल्स ऑर्डर, कि ये रहा सेल्स ऑर्डर नंबर, इसके अगेंस्ट में आपको हम सेल करेंगे, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे पीएस ट्रेडर ने जो है इशू किया हुआ है, और देखेंगे आप लोग यहाँ पे पीएस ट्रेडर ने इशू किया हुआ है सेल्स ऑर्डर रोशन फर्नीचर के नाम से, क्लियर है। और यहाँ पे आइटम का डिटेल रहेगा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग एक चीज़, यहाँ पे देखिए थोड़ा हल्का जूम आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है टैक्स इनवॉइस, और ध्यान देना आपको, देखिए यहाँ पे लिखा है बिल फ्रॉम रितिका इंडस्ट्रीज, यानी कहीं ना कहीं हमारा सप्लायर हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल रहा होगा, आपको इसमें समझना क्या है। देखिए पहली बात यहाँ पे लिखा है पीएस एंटरप्राइज, ओके, कंसाइनी में क्या है शिप टू पीएस एंटरप्राइज, यानी कि इसी को सामान मिल रहा है, ठीक है। सप्लायर बिल फ्रॉम क्या है रितिका इंडस्ट्री। देखिए हमें परचेज का बिल रिसीव हुआ था, तो हमने टैली में अपने एंट्री कर दिया, ठीक है। एंट्री करने के बाद जब उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे, यानी कि परचेज का एंट्री होने के बाद जब टैली से प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे, तो आपको इस तरह से वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका कौन सा बिल है। जैसे कि इस केस में अगर हम बात करें तो पीएस एंटरप्राइज के लिए ये हो गया परचेज का बिल,
ध्यान देंगे आप लोग। अगर यहीं पे होता शिप टू मतलब ये हो गया उसके लिए सेल बिल। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है यहाँ पे कि बिल टू में क्या है, शिप टू में क्या है। इतना अगर आप समझ गए तो किसी भी बिल को इजीली जो है पता कर लेंगे कि सेल बिल है कि परचेस बिल है कि क्या है। ओके, तो ये जो है पीएस एंटरप्राइज के लिए परचेस बिल हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे है डिलीवरी नोट। अब देखिए डिलीवरी नोट क्या होता है, आपने नाम सुना होगा डिलीवरी चालान का। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे कि सपोज करिए आपको गुड्स भेजना है आपके कस्टमर तक, ठीक है, बट आपके पास आपका अकाउंटेंट अभी नहीं है, वो घर गया या फिर कोई भी कारण से छुट्टी में है। तो इसको इसमें आप देखिए डिलीवरी नोट को इशू कर सकते हैं और इशू करके आप जो है कस्टमर तक सामान को भेज सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी नोट में क्या होता है, ये फाइनल नहीं होता, ये टेम्पररी होता है, बस गुड्स का मूवमेंट करने के लिए जो है डिलीवरी नोट का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर देखिए ओनली आप जो है इसका क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं, रेट मेंशन नहीं भी करते तो चल जाएगा, बस आपको टोटल मेंशन करना होता है यहाँ पे। जैसे कि हम रेट लिखा हुआ है ना, तो रेट आपको ज़रूरत नहीं होता है, बस आपको यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है, टोटल अमाउंट लिखना है, बस फिर आप गुड्स का मूवमेंट कर सकते हैं। और देखिए ये जरूरी नहीं कि टैली से बनाएं, आप इसके लिए छोटा सा एक मैनुअल भी आता है पेपर, उसमें भी आप इसको बना कर देख सकते हैं, उससे भी गवर्नमेंट मान लेगी। ठीक है, बट हाँ अगर गुड्स भेज रहे हैं आप 50,000 या उससे अधिक का, तो उसके इसमें आपको ईमेल बनाना कंपलसरी है, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये होता है डिलीवरी नोट। लेकिन डिलीवरी नोट और डिलीवरी चालान दोनों सेम ही होता है, ध्यान रखें आप लोग, जिसका काम क्या होता है बस गुड्स का मूवमेंट करने के लिए। बाकी यहाँ पे बिल टू शिप टू वही सेम रहेगा, जैसे कि मैंने आपको पीछे समझाया, वो कभी बदलेगा नहीं, हमेशा वो सेम रहता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन इशू कर रहा है डिलीवरी नोट को, मतलब कस्टमर कौन है और सप्लायर कौन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कंसल्टेंसी का एक इनवॉइस है, जो कि देखिए ये जो है एक तरह से सर्विस का इनवॉइस है। ठीक है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है, यसु कंसल्टेंसी। और देखिए ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हेडिंग में, देखिए हेडिंग में जो होता है ज़्यादातर केस में क्या होता है आपका सप्लायर का डिटेल रहेगा। और ध्यान देना है आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बिल टू मतलब कस्टमर। ठीक है, तो यानी कि यसु कंसल्टेंसी का कस्टमर कौन हो गया, पीएस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो यानी कि यसु ने जो है बिल दिया हुआ है, अपना सेल बिल दिया हुआ है, किसको दिया है, पीएस प्राइवेट लिमिटेड को। क्यों दिया है, देखिए यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विस दिया हुआ है यसु ने, इसके लिए बिल दिया, देख सकते हैं टोटल अमाउंट भी यहाँ पे है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए यसु के लिए क्या हो गया, सेल बिल हो गया, और किस टाइप का, गुड्स का नहीं, यहाँ पे सर्विस का सेल हो रहा है। ठीक है, इसके लिए ध्यान देंगे आप लोग ये चीज़ भी। तो सर्विस का इन्वॉइस हो गया, और यसु ने इन्वॉइस को सेल किया हुआ है, यानी कि सेलर हो गया। एंड बायर यानी कि कस्टमर कौन हो गया, तो पीएस प्राइवेट लिमिटेड, उसका सर्विस लेने वाला कस्टमर हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया सर्विस का इनवॉइस। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग एक चीज़, यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई। अब देखिए बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, जब भी आप गुड्स सेल करते हैं जीएसटी से एग्जेम्पशन गुड्स को, जैसे कि किसी आइटम में जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, उस केस में अगर आप बिल बनाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बिल ऑफ सप्लाई। और देखिए बहुत सारे जो होते हैं कंपोजिशन स्कीम में अडॉप्ट किए हुए थे। देखिए जीएसटी दो तरीके से आदमी लेता है लाइसेंस, पहला हो गया जीएसटी रेगुलर, जो कि जीएसटी नंबर लेंगे वो लोग, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है, सारा कुछ रहेगा। एक होता है कंपोजिशन स्कीम, जिसमें क्या होता है आपको कस्टमर से जो है आप टैक्स को चार्ज नहीं कर सकते, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो जो कंपटीशन स्कीम वाले होते हैं वो लोग जब बिल इशू करेंगे तो वो लोग यहाँ पे इस तरीके से बिल इशू करते हैं, जहाँ पर उनको बिल ऑफ सप्लाई रहेगा, एंड इस तरह से रहेगा डायरेक्टली, यहाँ पे उसमें टैक्स बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसे बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई, जहाँ पर एक कंपोजिशन स्कीम जो अडॉप्ट किया हुआ है वो जब सेल बिल इशू करेगा तो स्टेप में रहेगा। या फिर कोई भी पार्टी जब ऐसा गुड्स को सेल करता है जिसमें जीएसटी नहीं है, जीएसटी से एग्जेम्पशन है, उस केस में भी आपको बिल ऑफ सप्लाई देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे ये है, जैसे कि एक होता है एलआर, आपने नाम सुना होगा एलआर। एलआर का मतलब होता है लॉरी रिसिप्ट। ठीक है, अब देखिए एलआर में क्या होता है, एलआर का मतलब हो गया कि जैसे कि सपोज करिए कोई गुड्स आप कहीं पे भेज रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू में, तो ट्रांसपोर्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि आखिर इसमें क्या क्या सामान जा रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक एलआर बना देगा। ठीक है, एलआर में क्या रहेगा, उसमें टोटल आपने क्या क्या क्वांटिटी लोड किया हुआ है, क्या उसका आइटम क्या है, उसको देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से लिख देगा वो कि इसमें ये सब लोड किया गया है। ठीक है, इसे बोलते हैं एलआर। एलआर में बस इतना ही डिटेल रहेगा, साथ में आपको बिल भी देना पड़, जैसे आपने सेल बिल इशू किया हुआ है, आपको सेल बिल भी दे देना है उसे ट्रांसपोर्ट वाले को। ठीक है, तो ये जो है ये इशू करता है ट्रांसपोर्ट वाला एलआर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसे बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। अब देखिए बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, जैसे कि आप किसी अदर कंट्री से कुछ गुड्स को इंपोर्ट करके अपने कंट्री में लाते हैं, उस केस में आपको बिल ऑफ एंट्री को इशू करना होता है। अगर आप बिल ऑफ एंट्री का इशू नहीं करेंगे तो जो आप पोर्ट में आपका जो
गुड्स आएगा ना, उसको आप गवर्नमेंट से नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो बाई शिप जो आता है ना, किसी भी अदर कंट्री से गुड्स आप मंगवाते हैं, बाई शिप आता है ज़्यादातर, तो वहाँ पर कस्टम जो ऑफिसर होते हैं वो लोग रहते हैं, तो वो लोग को आपको शो करना पड़ेगा बिल ऑफ एंट्री कि हमारा बिल ऑफ एंट्री है, ये कंट्री से आ रहा है, ये गुड्स हमारे पास आ रहा है, तो उसके बाद ही जो है आप अपने गुड्स को वहाँ से छुड़ा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपको जीएसटी भी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो ये सब भी आपको ध्यान देना है। बस सिंपल समझ लीजिए बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, जब भी आप किसी अदर कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में आपको ये बनाना पड़ता है, और ये आपका सीएचए बना के देगा, आप नहीं बना सकते। इसके लिए एक सीएचए होता है, सीएचए मतलब कस्टम हाउस एजेंट, आपको उसको हायर करना पड़ेगा, वो सारा कुछ आपके लिए करके देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप है पैकिंग लिस्ट। तो देखिए ऐसा कई बार होता है जब हम किसी पार्टी से गुड्स परचेज करते हैं तो हमें एक तरह से पैकिंग लिस्ट देता है। पैकिंग लिस्ट का मतलब होता है जहाँ पर डिटेल रहेगा कि फिर आपको जो है क्या क्या हम गुड्स भेज रहे हैं, कितना क्वांटिटी में रहेगा, कितने बॉक्सेस में रहेगा, उसका पूरा डिटेल रहेगा इस पैकिंग लिस्ट के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक इनवॉइस। अब देखिए ये एक तरह से कमर्शियल इनवॉइस हो गया, क्यों है देखिए मैं थोड़ा दिखाता हूँ, जूम कर देखिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि डॉलर में है तो यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से हम अदर कंट्री से जब परचेज करते हैं तो उस केस में हमें दिया जाता है, इसे बोलेंगे हम लोग कमर्शियल इनवॉइस, यानी कि एक तरह से परफेक्ट इनवॉइस हो गया। जैसे कि देखिए अदर कंट्री से जब हम गुड्स मंगवाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, अदर कंट्री वाला जो हमें देगा परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है, उसके बिहाफ पे हमें पेमेंट करना होता है। जब हम लोग पेमेंट पूरा फुल कर देंगे उसके बाद ही वो हमें एक कमर्शियल इनवॉइस देगा, मतलब फाइनल बिल देगा। तो देखिए यही जो है एक कमर्शियल इनवॉइस है, यानी कि एक फाइनल बिल है जो कि अदर कंट्री से हमें दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, मैं दिखाता हूँ चाहूँगा, देखिए यूनाइटेड स्टेट डॉलर 17,883 ओनली, देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि डॉलर में अमाउंट चार्ज किया गया है, जो कि क्योंकि हमने अदर कंट्री से परचेज किया था इसके लिए। क्लियर हो गया? ओके, ये है कमर्शियल इनवॉइस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है आरसीएम के केस में। देखिए थोड़ा जूम करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, सर्विस लिया गया है, देख सकते हैं ये हमारा सप्लायर है, एंड यहाँ पे कस्टमर डिटेल है, बिल टू मतलब आप लोग समझ गए हो अभी तक। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यानी कि इसने जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इशू किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे कितना का, 52,000 रुपीज़ का। और देखिए यहाँ पे उसने जीएसटी वगैरह चार्ज नहीं किया हुआ है क्योंकि वो जीएसटी उसके पास नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस केस में क्या होगा, आपको आरसीएम के बेस पे यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी रहेगा, ध्यान देंगे आप लोग, जीएसटी इज पेबल। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, यानी जो सर्विस लेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो कस्टमर है ना, ये जिसने सर्विस लिया हुआ है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वाले से इसने सर्विस लिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, गवर्नमेंट को पैसा जमा करेगा आरसीएम के बेस पे, जो भी टैक्स बनेगा, यानी कि 52,000 रुपीज़ पे जो टैक्स बनेगा उसको गवर्नमेंट को पे कर देगा। इसे बोलते हैं आरसीएम के केस में टैक्स को जमा करना गवर्नमेंट को। नेक्स्ट में दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर देखेंगे सेम चीज़ है, देख सकते हैं यहाँ पे द टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, क्योंकि ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का बिल, देख सकते हैं यहाँ पे टू वे फ्रेट इतना रुपीज़ का, तो ट्रांसपोर्टेशन का बिल है जो कि वो जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है, इसके लिए इस केस में एप्लीकेबल होता है आरसीएम। तो आरसीएम के केस में आपको जो है खुद, यानी कि जो रिसिपिएंट होता है, जो सर्विस लेगा, उसे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपका मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।